हेलो एवरीवन, मैं मयूर सूर्यवंशी आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मूल अधिकारों के परिचय के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने मूल अधिकारों के इतिहास को जाना, राज्य की परिभाषा को जाना और मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियों के बारे में भी हमने चर्चा की। आज हम जानते हैं भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के विषय में। आज का वीडियो केवल आपको मूल अधिकारों से सामान्य परिचय की जानकारी देगा और इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे उसमें अनुच्छेद के क्रम के अनुसार हम चलते चलेंगे और समझते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। अगर आपके पास ये बेसिक सा प्रश्न है तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त है। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मौलिक अधिकारों में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं, तो आपको बताना है कि संविधान के प्रारंभ में हमें कुल मिला के 7 मौलिक अधिकार मिले थे और वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है। तो शुरुआती दौर में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे अगर देखा चला जाए तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है और ये जो मौलिक अधिकार हैं इनके कुल भाग 6 हैं। नंबर 1 पॉइंट की अगर बात करें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के पहला मौलिक अधिकार कौन सा है, तो हमारे संविधान में पहला नंबर का मौलिक अधिकार जो है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। क्या है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान बनाने वालों ने सबसे पहले ये सोचा कि अगर हम भारतीय जनमानस को कोई अधिकार देना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक समान लेवल पर लेके आना पड़ेगा। समान लेवल मतलब एक ऐसा ग्राउंड जिस पर खड़े रहकर वे सभी आपस में कह सकें कि हम सब भारतीय हैं, हम सब समान हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल दिया गया समानता का अधिकार, क्योंकि हमारा भारतीय समाज ऊंच नीच से भरा हुआ है, बहुत सारी इसमें बुराइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारे अप्स हैं और बहुत सारे डाउन्स हैं। इन अप्स डाउन, अच्छाइयों और बुराइयों को काउंटर करने के लिए सबसे पहला अधिकार आया समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और इस अनुच्छेद या इस वाले अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 कुल मिला के 5 अनुच्छेदों में इसकी व्यवस्था की गई। तो अगर हम बात करें इसके आर्टिकल 14 की, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। हमने 14 में कह दिया विधि के सामने सभी बराबर हैं, उनको समान अधिकार है। 15 में हमने कह दिया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में कह दिया लोक नियोजन के अवसर में सभी को समान अधिकार मिलेंगे। 17 आर्टिकल हमने बनाया। संविधान सभा ने जब 17वां आर्टिकल बनाया तो उसमें उन्होंने रखा अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत है भारतीय समाज में व्याप्त, उसको खत्म किया जाता है। और आखिरी अनुच्छेद, जो अनुच्छेद उन्होंने 18 बनाया और इसके तहत इन्होंने कहा कि उपाधियों का अंत किया जाता है, महाराजाधिराज, ठीक है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियों का अंत कर दिया गया और ये साधारण रूप से कहा गया कि सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां दे सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार केवल इतने नहीं है कि इसको 3 लाइनों में आप खत्म कर दें, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो संविधान पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देख लीजिए आप, मौलिक अधिकार आपके जीवन में भी काम आते हैं, आपके व्यक्तिगत स्तर को ऊंचा उठाने में काम में आते हैं और पढ़ाई के स्तर पर तो काम में आते ही हैं। तो हमने पहला अधिकार देखा, जो अधिकार हमें बताता है कि ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में विस्तृत है। दूसरे प्रकार के अगर अधिकार की बात करें तो दूसरा अधिकार है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का अधिकार। क्योंकि संविधान सभा ने जब हमें पहला अधिकार दे दिया कि भैया हमने समानता की बात तो तय कर ली, सभी समान हैं, क्या इन सभी समान नागरिकों को, समान व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं हैं या नहीं है? और स्वतंत्रताएं हैं तो किस हद तक की हैं? कौन कौन सी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं?
तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को निश्चित करने के लिए हमने आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के प्रावधान किए हैं। आर्टिकल 19 कहता है बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। सबसे बेसिक और सबसे मजबूत आर्टिकल जो है, आपको जो पर डे यूज में आता है, आप पर डे बोलते हैं, पर डे अपने अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, तो वो आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप जो चाहें, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, दम से बोलिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, मर्यादित भाषा का उपयोग कीजिए, आर्टिकल 19 का उपयोग करते हुए आप अपने बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, ऐसी भाषा नहीं बोलनी है जो किसी को अपमानित करे, बेइज्जत करे। तो कुछ इसमें क्राइटेरिया दे रखे। 19(1) में आपको कुछ अधिकार है, तो 19(2) में उसके कुछ अपवाद भी हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट नहीं है ये, इसमें कुछ निर्बंधन है। आर्टिकल 20 की बात अगर हम करें तो आर्टिकल 20 में कहा गया अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद जब तक आपको दोष सिद्ध न कर दिया जाए, आपने मर्डर कर दिया, जब तक आपको हत्यारा घोषित न कर दिया जाए, पूरी कानूनी प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको कानून हत्यारा नहीं मानेगा। तो कुल मिला के आर्टिकल 20 आपके बारे में ये बोलेगा कि जब तक आपको सिद्ध दोष न कर दिया जाए, तब तक आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे आपने अपराध नहीं किया। ठीक है। आर्टिकल 20 के बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में कि बहुत छोटी सी लाइन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। खत्म हो जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी, अपने प्राण और अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता है कि वो अपने शरीर से जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता है। पर हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा, जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार है कि नहीं है, कौन कौन से वाद हैं। आर्टिकल 21 को मैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल मानता हूँ, क्योंकि समय समय पर न्यायपालिका इसमें संशोधन करती रहती है और बहुत सारे अधिकारों को इसमें एड ऑन करती रहती है। तो सबसे बेस्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21, पढ़ना चाहिए। और जब हम इस आर्टिकल 21 के वीडियो को समझेंगे तब आपको लगेगा कि आर्टिकल 21 के अंदर आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। सोने का अधिकार बाबा रामदेव के केस में मिला, खड़ग सिंह के केस में एकांतवास का अधिकार मिला, फोन टेपिंग के विरुद्ध आपको अधिकार मिला, अच्छा जल पीने का अधिकार मिला। ये सारे अधिकार, स्वच्छ वायु, गहरी नींद, ये सारे अधिकार आपको आर्टिकल 21 की स्वतंत्रता वाले अधिकार में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 एक ऐसा आर्टिकल है जो कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। जैसे कि आपने सुना होगा 1919 में कानून आया था, काला कानून, नो अपील, नो वकील, नो दलील। मतलब ऐसा, सरकार को लगा कि आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला है, उठाया, जेल में डाल दिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई वकील नहीं, किसी प्रकार की कोई अपील नहीं, आप दोषी हैं, आप सजा काटें। इस प्रकार का भारत में अब दोबारा न हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 22 बना। और इस आर्टिकल 22 के तहत ये कहा गया है कि आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। जैसे 24 घंटे के भीतर आपको क्या करना है, न्यायपालिका मतलब पुलिस जो है वो आपको अरेस्ट करेगी और आपको न्यायाधीश के सामने लेके जाएगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेगमेंट है, इसमें अपन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आर्टिकल 22 आपके लिए बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। देन बात करते हैं अगली संवैधानिक अधिकार, अगले मौलिक अधिकार की। अगला मौलिक अधिकार हमारे सामने आएगा तीसरे स्तर पे। तीसरे स्तर का मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कुल मिला के आपके शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण भारतीय समाज में एक कुप्रथा बहुत ही अच्छे प्रचलन में थी और आज भी प्रचलन में है, जिसको हम कहते हैं पुराने ज़माने में दास प्रथा कहते थे और हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में कहते हैं हाली प्रथा, या इसको हम कह सकते हैं बलात् श्रम की प्रथा। जैसे मान लेते हैं कि मैं सक्षम हूँ और मेरे पास खूब संपत्ति है, मैंने अपनी संपत्ति का बल दिखाते हुए कुछ गरीब मजदूरों को अपने यहाँ पर क्या कर लिया, कैद में रख लिया और उनको कहा कि आपको ये काम करना है, इसके बदले आपको एक वक्त का अनाज या एक वक्त का खाना मिल जाएगा। इस प्रकार की प्रथा आपने देखी होगी कि पुराने ज़माने में भारत के अंदर जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा और इस प्रकार की प्रथाएं चलती आती थी। उसके संबंध में किसी भी प्रकार का शोषण ना हो जाए किसी भी भारतीय के साथ, तो हमने एक अधिकार जोड़ दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इस शोषण से विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दो धाराएं हैं, दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24।
आर्टिकल 23 कहता है कि बलात् श्रम का निषेध, मतलब आप फोर्सफुली किसी से भी वर्क नहीं करा सकते हैं, इसको मना करता है, डिटेल में बाद में समझेंगे। 24 कहता है कि कारखानों में बच्चों आदि का काम करना निषेध होगा, ठीक है, खतरनाक कारखानों में बच्चे काम नहीं करेंगे। तो बालकों के संरक्षण से संबंधित कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 24। इसे भी बाद में डिटेल में अपन पढ़ लेंगे। देन बात करते हैं अगले अधिकार की, जो हमने अभी तक देख लिया कि आपको सबसे पहले समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो संविधान सभा ने सोचा कि भारतीय जनमानस सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेरित है? तो भारतीय जनमानस सबसे ज्यादा प्रेरित है धर्म से, और धर्म जो है हर व्यक्ति की आत्मा का विषय है, अंतर्मन का विषय है। तो इस विषय के संबंध में भी एक मूल अधिकार तो देना बनता है, क्योंकि कई बार देखा गया कि जब हम इतिहास में जाके देखते हैं, जब जब सत्ता परिवर्तित होती है, जब जब सरकारें परिवर्तित होती हैं, तब तब मानव के धार्मिक अधिकारों के ऊपर बट्टा लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अशोक महान, अशोक मौर्य, ठीक है, जब हमारे पास मौर्य सम्राट अशोक थे, अशोक के समय पे बौद्ध धर्म प्रचलन में था। खैर वो बात अलग है कि बौद्ध धर्म को अशोक ने राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। उसके बाद आए हमारे पास पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। देन फिर उसके बाद सल्तनत काल आता है, सल्तनत काल के अंदर मुस्लिम धर्म का उत्थान हो जाता है। देन मुगल काल आता है, मुगल काल में भी मुस्लिम धर्म जो एक राजकीय धर्म के रूप में निकल के आता है। देन फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज अपने यहाँ पर ब्रिटिशियर्स ईसाई धर्म को प्रमोट करते हैं। इस प्रकार से जब जब सत्ता में परिवर्तन आया, तब तब धर्म के साथ परिवर्तन हुआ। तो हमारी संविधान सभा ने ये विचार किया कि अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दें, तो भारत में बनने वाली सरकारें राजकीय धर्म डिसाइड नहीं कर पाएंगी, और हर व्यक्ति अपने धर्म को अपने स्तर से मानने के लिए स्वतंत्र होगा। इस संबंध में भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है कि धार्मिक या अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप अंतःकरण से, अपनी आत्मा से किस धर्म को मानना चाहते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, और अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार करने, उसका फैलाव करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में निहित है। आर्टिकल 26 कहता है कि आपको अपने धार्मिक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी प्रकार से अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों में होने वाले किसी भी प्रकार के धन के संबंधित समव्यवहारों के लिए कर नहीं देना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों में होने वाले पैसे के लेन देन के लिए टैक्स नहीं लगेगा। देन 28 हमारा कहता है उपासना का अधिकार। उपासना, जिस प्रकार से भी आपको उपासना करनी है, उसका अधिकार आर्टिकल 28 के अंतर्गत निहित है। इस पूरे सेगमेंट को हम डिटेल में समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तारित फॉर्म में समझा जाएगा। अब अगले मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे पास चौथे नंबर के बाद आता है 5वें नंबर का मौलिक अधिकार। इसमें कहा गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी, तो दो वर्ड है यहाँ पे, एक है संस्कृति और दूसरा है शिक्षा। भारतीय समाज में जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ पर समय समय पर बहुत सारे आक्रमणकारी आते रहे। हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक हमारे पास बहुत सारे विदेशी या तो माइग्रेट होके आए हैं या योद्धाओं के साथ आए हैं, किसी यात्रा के दौरान यात्री के रूप में आए हैं, पर आते गए। भारत में जो भी व्यक्ति बाहर से आया वो भारत का होके रह गया, ठीक है। तो इतनी सारी प्रजाति की विभिन्नताओं के लोग जब हमारे पास आए तो हमारे पास एक अल्पसंख्यक समुदाय का उदय होता है, और इस अल्पसंख्यक समुदाय के भाषा, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकारों की रक्षा करना भी संविधान का दायित्व बनता है। तो आर्टिकल 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अल्पसंख्यक वर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे पास से बहुत कम संख्या में, जैसे सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी अगर हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके अधिकारों की बात करता है। और 30 का आर्टिकल कहता है कि जितने भी हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को ये क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं।
तो इससे संबंधित भी बहुत अच्छे प्रावधान है। अगले अधिकार की बात करें तो हमारे पास एक अगला अधिकार था 6ठे नंबर पे, जिसे हम कहते हैं संपत्ति का अनिवार्य अर्जन का अधिकार। एक ऐसा अधिकार जो आपको प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, एक्विजिशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था, किंतु हमारी संसद ने वर्ष 1978 को 44वां संविधान संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन के दौरान या 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस अधिकार को समाप्त कर दिया। तो भारतीय संविधान की आप किसी भी पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 31 के विषय में केवल एक ही लाइन लिखी होगी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 के तहत इसे निरसित किया जाता है। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे बाद में, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, केवल 44वें संविधान संशोधन को ही इसमें याद किया जाता है। लास्ट अधिकार जो हमारे पास बच जाता है, जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था पर वर्तमान में अब 6ठे नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो हमारा जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ये आर्टिकल 32 में लिखित है। आर्टिकल 32, इस आर्टिकल 32 को एक प्रकार से कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और ये कहा है कि जितने भी अधिकार हैं ये अधिकार निरर्थक हैं अगर आर्टिकल 32 न हो तो, क्योंकि आर्टिकल 32 ही आपके संवैधानिक जितने भी अधिकार हैं इनके प्रति उपचार आपको प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको बोलने की आज़ादी से रोक लिया तो क्या करेंगे, कहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, आर्टिकल 32 के थ्रू कंप्लेंट करेंगे। किसी ने आपको घूमने से रोक लिया, आर्टिकल 32, अस्पृश्यता का आचरण कर लिया, आर्टिकल 32, हर चीज में आर्टिकल 32 का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को 7 वर्गों में बांटा गया था। वर्तमान में कितने रह गए हैं, 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार क्या अत्यंतिक हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन, बाय बाय।